हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका कर्मा आईएएस के लाइव यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एक महामैराथन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। समस्त कर्मा आईएएस के टीचर जो आपको अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, उनके द्वारा एमसीक्यू की एक सीरीज प्रारंभ की गई है, क्योंकि हलचल तेज हो चुकी है। बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है एमपीपीएससी का, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए महामैराथन की सीरीज चालू है, और जिसमें हम लगातार 12 घंटे तक एमसीक्यू के माध्यम से आपके सभी डाउट को सॉल्व करेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका। चलो भाई, जुड़ते जाओ, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो कर्मा आईएएस के चैनल को। आप लोगों का लगातार प्यार, बहुत ज्यादा उत्साह और प्यार मिल रहा है। कर्मा आईएएस बहुत ही कम समय में अपने 20,000 फॉलोअर और सब्सक्राइबर को टच करने वाली है। आप लोगों का प्यार बहुत ही उत्साहवर्धक है हमारे लिए, और जिस प्रकार से आप लोग हमको ऑफलाइन ऑनलाइन में प्यार दे रहे हैं, वो हमें बहुत ही मोटिवेट कर रहा है। नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। अनिल सिंह जी सोलंकी जी नमस्कार। शाहरुख खान जी नमस्कार। शाहरुख खान जी भी हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं। स्वागत है शाहरुख खान जी का, स्वागत है। चलो भाई, चलो तो पॉलिटी के क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। आज मेरा प्रयास था कि थोड़े टफ क्वेश्चन लिए जाएं, और जिसमें हमने लगभग कोशिश करी कि पूरे यूपीएससी के लगभग 10 सालों के जो संसद और संसद से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं यूपीएससी के, उनको प्रश्न लें। तो उद्देश्य यह है कि हम इस प्रकार से प्रश्नों की व्याख्या को करें, इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करें कि हमारा पूरा सेक्शन कवर हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को लिया गया है, ठीक है। और लोग जुड़े भाई, जितने लोग जुड़ सकते हैं जुड़े, सब कोई जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। 12 घंटे की महामैराथन है, रात तक चलेगी, और ये उद्देश्य है कि संडे को जितने बच्चे इधर उधर घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, वो आवारागर्दी खत्म करो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आज का, चलो भाई, भारत के संदर्भ में यूपीएससी 2013 का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता है, ठीक है। तो संसदीय शासन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। हम आर्टिकल 75 की अगर बात करें, तो मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्रिमंडल के सदस्य होने के लिए अनिवार्य है क्या कि वह व्यक्ति संसद का भी क्या हो, सदस्य। तो ये लाइन सही है। मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, बिल्कुल सही बात है। 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। बेटा अपने ज्ञान के दृष्टिकोण को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दो आप। ये बड़े शानदार प्रश्न है, ठीक। तो पहला कथन सही, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, सही। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री पद धारण कर सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य अनिवार्य रूप से होना पड़ेगा। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं कि जब तक कि उन्हें लोकसभा में विश्वास पात्र हो, बिल्कुल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? चलो भाई, गायत्री सिंह जी का उत्तर भी आ गया है। वेलकम वेलकम गायत्री जी। चलो पहला दूसरा सही। तीसरा, मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान होता है। अरे यहाँ गड़बड़ हो गया, मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान नहीं होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया होता है बेटा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, राज्य का प्रधान नहीं होता है। राज्य का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और यहाँ राज्य का मतलब देश है, यहाँ राज्य का मतलब आप स्टेट की बात मत समझो, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो पहला दूसरा सही, इसका उत्तर हो जाएगा ये। सही है बेटा, ये उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पीएम हेड होता है सरकार का, पीएम हेड होता है सरकार का। मंत्रिमंडल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, राज्य का मुखिया होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति।
संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब सब 75 के अनुसार की बात करें हम, आर्टिकल 75 कहता है, आर्टिकल 75 कहता है, बहुत अच्छे से समझना और बहुत काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 75। अभी इस बात को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की भारत में क्या होती है? नियुक्ति। बहुत जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और किसे नियुक्त किया जाता है? तो जिसे लोकसभा में मिलता है बहुमत। एक परंपरा है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दुष्यंत जी, गुड मॉर्निंग। दुष्यंत गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? जिसे लोकसभा में बहुमत मिलता है। अगर किसी को बहुमत नहीं भी मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करवाई जाती है। किसको सलाह देकर? राष्ट्रपति को सलाह देकर। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति होगी। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना, एक बड़ा सरल प्रश्न आता है कि भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है कि नियुक्त? तो भारत में प्रधानमंत्री बेटा क्या होता है? भारत में प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की मंत्री होने के लिए अनिवार्य है कि वह संसद का सदस्य हो। मंत्री होने के लिए अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति जिसे मंत्री पद धारण किया जा रहा है, शपथ दिलाई जा रही है, वह संसद का सदस्य हो। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति भी मंत्री पद धारण कर सकता है जो संसद का सदस्य ना हो, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य अनिवार्य होना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना। 75(2) कहता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करते जाएंगे। सर प्री कब होगी? 2026 की। बिल्कुल मान के चलो आप फरवरी में या मार्च की फर्स्ट वीक में, फरवरी में और मार्च की फर्स्ट वीक में प्री का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। बेटा यहाँ ये गड़बड़ हो गया, संसद लिख दिया है। कई बार हम जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक, ये यूपीएससी में आया है। सर प्री का बारे में बताएं प्लीज, कब होगी? बेटा मैंने बताया फरवरी एंड या मार्च की फर्स्ट वीक, फरवरी के मंथ में या मार्च की फर्स्ट वीक में होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर इस मैराथन को चलाया जा रहा है। और प्री के कुछ लाइव बैच भी स्टार्ट किए जा चुके हैं। एमपी प्री का या एमपीपीएससी प्री के लिए एक प्रो मैक्स बैच भी है जिसमें आपको अवनीश सर के द्वारा एमपी पढ़ाया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल मान के चलो कि जो प्री का एग्जाम है वो फरवरी या मार्च की फर्स्ट वीक में तो होना ही होना है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। चलो बड़ा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बेटा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी हमने चर्चा करी तो ये कथन गलत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्री, ये कथन गलत है। दूसरा कथन, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रहेंगे, बिल्कुल सही है। अभी हमने 75(2) की बात करी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना पद धारण करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कथन सही है, दूसरा कथन सही, पहला कथन गलत। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानून बनाने के प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। तो बेटा ये भी सही, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 78 में इस बात का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 78 इस बात का प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री का, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्टिकल 78। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सुंदर हो, आप भी बहुत हसीन हो, आप भी बहुत शानदार हो। ठीक है, चलो तो पहला कथन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, गलत। लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के बने रहने तक पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही। 75(2) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानूनों के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेंगे। आर्टिकल 78 बहुत शानदार। भारतीय संविधान का कोई भी अन्य आर्टिकल प्रधानमंत्री के ऐसे किसी कर्तव्य का उल्लेख नहीं करता है। भारतीय
संविधान प्रधानमंत्री के अन्य कोई ऐसे कर्तव्य का उल्लेख नहीं करता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद 78। इसी प्रकार से राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167। इन सब बातों को ध्यान रखना। अब प्रधानमंत्री देश के बारे में जो भी जानकारी राष्ट्रपति चाहता है वो देगा। कार्यपालिका के संबंध में, प्रशासन के संबंध में, विधायी संबंध में, अर्थात विधायी संबंध में कोई भी जानकारी अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगता है तो वो देगा। यही बात लिखी है कि विधायी कानून के प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। बिल्कुल सही। तो पहला कथन गलत, दूसरा तीसरा सही। उत्तर हो जाएगा बी। कितने लोगों ने बी बोला? बिल्कुल सही, गायत्री सिंह जी ने बी बोला। स्वागत है गायत्री सिंह जी आपका। सभी लोग बेटा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि ये क्लास का लाभ सभी को मिले, आपके मित्रों को मिले, आपके चाहने वालों को मिले। ठीक, तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य आर्टिकल 78 संविधान का एकमात्र अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख कर रहा है और अन्य किसी अनुच्छेद में ऐसा प्रधानमंत्री का कर्तव्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल का 167। देश के प्रशासन के संबंध में, विधायी कार्यों के संबंध में अगर कोई निर्णय मंत्री ने लिया है किंतु उसे अभी तक मंत्रिपरिषद की बैठक में लाया नहीं गया है तो ऐसे मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई जानकारी मांग सकता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को ऐसी जानकारी दे। ठीक है बेटा, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झमाझम। चलो, यूपीएससी, देखो मैंने आपसे कहा कि ये लगभग सभी प्रश्न 13 से लेके 25 तक के हमने यूपीएससी के संसद के प्रश्न लिए हैं ताकि बच्चों को प्रश्न की प्रकृति समझ में आए और बच्चे इस बात को भी समझे कि जब हम कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो चाहे वो प्रश्न यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, कोई भी स्टेट का हो, वो हमसे बन जाता है। उद्देश्य यह है कि जितनी जानकारी किसी प्रश्न के संबंध में होगी, मूल रूप से यहाँ संसद के चैप्टर को लिया गया है। ठीक है, संसद से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो पहला तो ये गलत हो गया। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो पहला कथन तो गलत हो गया। अब अगर मैं बात करूं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की, तो आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जो बात 64 में लिखी है वही बात आर्टिकल 89 में लिखी है। जो बात 64 में लिखी है वही बात 89 में लिखी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र, इस बात को भी ध्यान रखना, यहाँ पर यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आजकल विभिन्न एग्जाम ऐसे शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं, कितनी जल्दी, कितने दिन के भीतर या यथाशीघ्र। ठीक है, तो यथाशीघ्र एक उपसभापति का चुनाव करती है। इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी यथाशीघ्र चुनाव करती है लोकसभा। चलो फिलहाल हम इस पर आए, तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, गलत है। उपसभापति बेटा उस सदन का सदस्य होता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। तो बेटा ये बात सही हो जाएगी। संसद के नामित मतलब मनोनीत सदस्यों को, अब मनोनीत सदस्यों में 104वां संविधान संशोधन जिसके तहत एंग्लो इंडियन के लोकसभा के मनोनयन के प्रावधान को हटा दिया गया। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट, बिल्कुल सही, सी आंसर हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 104वें संविधान संशोधन से लोकसभा के मनोनयन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, ठीक, तो वो उसे समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम बात को समझे, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। इसमें इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होगी, वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य जो होंगे वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के जो होंगे उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी, आई एम भावना। हाँ ठीक है, आई एम भावना जी को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के 12 सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है।
ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने के अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। उत्तर बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते बेटा, उपसभापति सदस्य होते हैं। ठीक, जय हिंद जय हिंद। वीआईपी भोपाल, वीआईपी जी का स्वागत है। वीआईपी रोड भी है, वीआईपी जी का स्वागत है। तो वीआईपी जी आप अपने वीआईपी पद का प्रयोग करें और बेहतरीन उत्तर दें। ठीक, चलो। तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, गलत। उपसभापति होता है। संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देने के अधिकारी नहीं होते हैं, सही। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देने के अधिकारी होते हैं, सही। तो केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग भी प्रयास करो कि प्रश्न का उत्तर दो। ठीक, अधिक से अधिक लोग जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो, धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होता है? ठीक, धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होता है? लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी, राज्यसभा की अनुशंसाओं को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। ठीक है, पहला ऑप्शन जो सही लग रहा है उस पर हम बात करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप पहले पूरे ऑप्शन देख लें, तभी उत्तर पर अंतिम निर्णय लें। पहला उद्देश्य होना चाहिए कि ऑप्शन को देखें। ठीक, तो धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित कर रही है, उसके बाद की बात है। लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी, राज्यसभा की अनुशंसाओं को मानते हुए अस्वीकार करते हुए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। लोकसभा उस विधेयक पर फिर से विचार नहीं कर सकती है, तो स्पष्ट गलत हो जाएगा कि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को ज्यादा शक्ति है। तो अगर ये लिख रहा है कि उस पर विचार नहीं कर सकती है तो गलत। लोकसभा राज्यसभा को विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, गलत, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में आता ही नहीं है। धन विधेयक आता कहाँ है? लोकसभा में। तो लोकसभा में पहले आता है और बाद में कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा ने उस पर कोई संशोधन किया तो फिर लोकसभा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगी, तो ये कथन भी गलत। अगला, राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक, बिल्कुल गलत। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो जब हम चारों विकल्प देख रहे हैं तो हम दिख रहे हैं कि 2, 3, 4 तो बिल्कुल गलत हो गए, बी, सी, डी तो बिल्कुल गलत हो गए, और ए की बात करें तो बेटा ए सही है। सभी लोग उत्तर दिया करें भाई। गायत्री सिंह जी लगातार उत्तर दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं और उत्तर देने का प्रयास करें। आप लोगों का भी एक मूल्यांकन हो रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, जिस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हो, वह पढ़ाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है कि नहीं। संडे का सदुपयोग करें और पूरे 12 घंटे की मैराथन को एंजॉय करें। चाय पीते हुए और खाना खाते हुए भी आप उत्तर दे सकते हो, तो बिल्कुल भी अपने समय को खराब ना करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, मनी बिल को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाए। चाहे व्यापक हो चाहे छोटा संशोधन हो, मनी बिल के संबंध में शक्तियां किसके पास हैं? मनी बिल के संबंध में शक्तियां लोकसभा के पास हैं। ठीक, अब मैं आपसे मनी बिल के बारे में बता देता हूं। देखो, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, इस बात को याद रखना। जनरली कई लोग केवल इस बात को ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं गायत्री जी। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की परीक्षा है। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। बहुत अच्छा प्रश्न है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। कोई धन विधेयक यह नहीं, यह निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया कि कोई विधेयक धन विधेयक है तो वो धन विधेयक हो गया। कोई माइका लाल उसे धन विधेयक मानने से मना नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, स्पीकर डिसाइड्स। बिल्कुल सही बात है, स्पीकर डिसाइड्स। शानदार। तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस बात का सुनिश्चय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया प्रावधान 109। अब धन विधेयक के बारे में लिखा है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। सबसे पहले तो याद रखना धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। बाकी अन्य साधारण बिल कहीं पर भी प्रस्तुत हो सकते हैं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सभी विधेयकों को प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु धन विधेयक है राज्यों की सीमा, नाम और सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक है, वित्त विधेयक हो, इनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से क्या होता है? पारित।
लोकसभा में धन विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ध्यान रखना, धन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत से। उसके बाद धन विधेयक कहाँ जाता है? उसके बाद धन विधेयक जाता है राज्यसभा। तो धन विधेयक राज्यसभा जाता है। अब राज्यसभा के बाद 14 दिन है, राज्यसभा के बाद 14 दिन होते हैं। 14 दिन का समय केवल राज्यसभा को बताने के लिए दिया गया है कि जो करना है कर लो, बाकी ज्यादा कुछ उखाड़ तो पाओगे नहीं, बस देख लो कि क्या चल रहा है, तुमको भी पता चले कि चल क्या रहा है। पता चला बाद में तुम बोलोगे अचानक इतना बड़ा परिवर्तन क्या हो गया, तो तुमको झटका ना लगे, झटके से बचाने के लिए धन विधेयक को राज्यसभा भेजा गया है। हाँ, राज्यसभा संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, ध्यान रखना, संशोधन नहीं कर सकती, केवल कर सकती है संशोधन की अनुशंसा। सबसे पहले तो यही याद रखना, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ध्यान रखना, राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में केवल संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकती है। कितने दिन में? 14 दिन में सब कर दो तो ठीक, 14 दिन के बाद वापस भेज देती है लोकसभा, और लोकसभा उसको पारित कर, मतलब पारित हो ही चुका है, लोकसभा सीधे भेज देती है राष्ट्रपति के पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शाहरुख खान जी बोल रहे हैं अनुशंसा, बिल्कुल सही बात है शाहरुख खान जी। शाहरुख खान जी आपका फिर से स्वागत है, बहुत ही होनहार हैं आप, और देश को आप पर गर्व है, और आप भी शाहरुख खान के नाम को चरितार्थ करें, आप भी भविष्य में देश को गौरवान्वित करें, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अनुशंसा कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, और जो अनुशंसा है वो चाहे तो लोकसभा माने चाहे तो लोकसभा नहीं माने। तो कुल मिला के इस प्रकार से धन विधेयक के संबंध में अधिक शक्ति लोकसभा को है, राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है। इसको हम कह सकते हैं केवल 14 दिन है, 14 दिन में जो करना है कर लो, संशोधन नहीं कर सकते, अनुशंसा कर सकते हो, सिफारिश कर सकते हो, और उसके अगर 14 दिन में नहीं हुआ, नहीं वापस भेजे, तो 14 दिन के बाद वो पारित माना जाएगा, पारित माना जाएगा। अब इस बात को समझो, पारित माना जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इतनी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जुड़ते जाओ बेटा। ठीक, तो उस प्रश्न का उत्तर हो गया था, प्रश्न का उत्तर क्लियर है ए। चौथे प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशंसा को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। यह लोकसभा का पावर है, लोकसभा अपना काम जारी रखेगी, पारित करवा देगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर हम आते हैं, 5वां प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो केवल लोकसभा में लाया जाता है। देखो जमाजम यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। मैंने आपसे बार बार कहा कि पूरा प्रयास ये है कि जितने यूपीएससी के संसद से संबंधित प्रश्न है उस पर हम कार्य कर लें। तो शाहरुख खान जी बोल रहे हैं आई एम बेरोजगार। शाहरुख खान जी कोई बेरोजगार नहीं है, सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल। और आपका जो तैयारी करने का तरीका है, आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपके परिवार के लिए गौरव का विषय है। तो किसी भी रूप में अपने आप को इस प्रकार से बेरोजगार ना माने, सभी लोग अपने अपने दायित्वों कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप भी अपने इस तैयारी को गौरवान्वित महसूस करें, अपने आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व है, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखें। कभी भी ये फील ना करें कि मैं बेरोजगार हूं। हम अपने प्रयास जारी रखते हैं और उस समय तक प्रयास जारी रखते हैं जिस समय तक हमें अपने उद्देश्य, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो शाहरुख खान जी आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। आप अपनी तैयारी पर गर्व कीजिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। बेटा गलत, संविधान संशोधन विधेयक वह विधेयक नहीं है जो सीधे लोकसभा में लाया जाता है। हालांकि कुछ प्रकार के विधेयक होते हैं जो सीधे लोकसभा में आते हैं, अभी हमने चर्चा करी, जैसे धन विधेयक होते हैं। ठीक है, किंतु संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया, पहला कथन गलत। दूसरा, यदि कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्देशित है, अर्थात कि भारत में राज्यों की शक्तियों से संबंधित संविधान संशोधन हो रहा है, तब उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं, ये आ गया गड़बड़, सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुसमर्थित करना होगा। गलत, पहला गलत, दूसरा गलत, ना तो एक ना तो दो। डी, अगर हम बात को समझे कि संविधान संशोधन विधेयक, जल्दी से समझ लो प्यारे बच्चों,
देखो, आप जितना इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, बहुत कम समय में आपके पॉलिटी के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सब तक जुड़े और सब तक इस प्रश्नों को भेजें, इन प्रश्नों को भेजें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो, भारत के संविधान के संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में गलत। अब संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ होता है बेटा? तो संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाता है उसके विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदन के बहुमत से अधिक होना चाहिए। 2 कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो जिस सदन में लाया जाता है उसके विशेष बहुमत से पारित होता है, दूसरे सदन में आता है। ये हम तय कर रहे हैं कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। हमने मान लिया यहाँ आया तो फिर अब यहाँ आएगा। ठीक है, तो जिस सदन में लाया जाता है उसके विशेष बहुमत से पारित होता है, दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित करता है। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखना, जब तक दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित ना करे। अगर मैं बोल रहा हूँ जब तक दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित ना करे, इसका मतलब जब तक, कब तक? जब तक कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं, अर्थात दोनों सदन पृथक विशेष बहुमत से क्या करेंगे? पारित। तो जब तक दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित नहीं करे तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में आता है, अर्थात इसमें लिखा है जो केवल लोकसभा में गलत। किस बहुमत से पारित होता है? विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक, अब ऐसे भी कुछ संविधान संशोधन होते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित होते हैं, संघात्मक ढांचे से संबंधित होते हैं। ऐसे भी कुछ संविधान संशोधन होते हैं जिनका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों से संबंधित होता है। तो संविधान के 368 में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक जैसे अनुसूची 7 से संबंधित हो, अनुसूची 7 से संबंधित हो जिसमें शक्तियों का विभाजन है, अनुच्छेद 54 से संबंधित हो। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कल को कोई भरोसा नहीं संसद 368 का प्रयोग करके राज्यों को हटा दे। तो अगर ऐसा करना है तो हो तो सकता है, किंतु ऐसे संविधान संशोधन के लिए आधे से अधिक, समझ गए, आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन अनिवार्य है। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन कैसे होता है? विधानसभा से होता है। विधानसभा के द्वारा साधारण बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जाता है, ऐसे संविधान संशोधन को पारित किया जाता है, तब जाके ऐसा संविधान संशोधन संभव है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जुड़ते जाएं, लाइक करें, शेयर करें, संडे का सदुपयोग करें और मैराथन का लाभ लें। बिल्कुल सही बात है जीएसटी, बिल्कुल सही बात है जीएसटी। गायत्री सिंह जी कह रही हैं जीएसटी में भी ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे संविधान संशोधन जिसमें संघात्मक ढांचे में कोई परिवर्तन हो रहा है संभव तो है, किंतु इसके लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से भी विशेष बहुमत से, विधानसभा से साधारण बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होता है। तो इसमें लिखा है कि उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों से, बेटा ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में आएगा और अगर वो संघात्मक ढांचे से संबंधित है तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा के द्वारा उनको साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, झमाझम। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न। अरे वाह, एमपीपीएससी 20 नवंबर, बेटा एमपीपीएससी प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच है, कोई बच्चा आना चाहे तो आ सकता है। डेमो चल रहा है और जब तक आपको समझ में नहीं आए 3 दिन 4 दिन 5 दिन डेमो लो और फिर बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि बात फ्यूचर की है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि एक तय समय में आपको अगर कोई सिलेबस कंप्लीट करा रहा है वर्तमान में तो वो कर्मा आईएएस है। कर्मा आईएएस के द्वारा लगातार जो क्लासेस प्रारंभ की गई हैं उनको अपने निश्चित शेड्यूल के तहत पूरा किया जा रहा है, जो वर्तमान में अभी संभव किसी अन्य जगह नजर नहीं आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक, चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, 6वें प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, बहुत बढ़िया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के पद का उल्लेख करता है। यूपीएससी 2013 के प्रश्न है, अभी तक 13 के प्रश्न ही आ रहे हैं, धीरे से 14 भी आएगा, 15 भी आएगा। ठीक है, तो हम लगभग हमने संसद और उससे संबंधित, संसद और उसके आसपास के प्रश्न देखे। सर पेपर 3 एंड 4 का मिल सकता है ओनली? बिल्कुल, सब ऑनलाइन पूरा मिलेगा, ऑनलाइन सब मिलेगा, 3 का भी मिलेगा। उसमें इकोनॉमी का तो पूरा सेक्शन लगभग बहुत सारी यूनिट किशोर सर की खत्म हो गई है। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, पेपर 3 भी ले सकते हैं, पेपर 4 भी ले सकते हैं। ठीक, तो आपको सेक्शन वाइज भी आपको
ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज भी अवेलेबल है। कर्मा आईएएस के एप्लीकेशन में आप इस बात को देख सकते हैं। चलो फिर से, भारत का महान्यायवादी का पास आर्टिकल 76 में है, बहुत बढ़िया। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। कैसे ले सकता है अभी मैं बात करूंगा। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मतदान डाल सकता है, मत डाल सकता है, बेटा ये गलत हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 2 3। अब आर्टिकल 76 महान्यायवादी के पद का उल्लेख करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एमपीपीएससी में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। महान्यायवादी के पद का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी के पद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अब अगर हम बात करें महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखना ये अच्छा प्रश्न है, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके कार्यकाल को कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। तो इसके कार्यकाल को कोई संवैधानिक सुरक्षा और कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ये भी एक प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। एक छोटे बच्चों जैसा प्रश्न है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या 76 में इस बात का उल्लेख है? नहीं। अब इस बात को ध्यान रखना, गायत्री जी इस बात को ध्यान रखो कि जो महान्यायवादी और ये वाली जो सदन की बैठकों वाली बात है, आर्टिकल 88 में है। आर्टिकल 88 क्या कहता है? संघ के मंत्री और महान्यायवादी के संसद संबंधी अधिकार, ये बात ध्यान रखना, संसद संबंधी अधिकार, ये बात आर्टिकल 88 में, ये बात ध्यान रखना कि जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि सदन की बैठकों आदि में भाग ले सकता है, इसका उल्लेख बेटा 88 में है, ना कि 76 में है, ठीक। तो संघ का मंत्री, अब इस बात को ध्यान रखना, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुनने वाली बात है। आर्टिकल 88 में इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया गया है कि संसद का कोई भी सदस्य उस सदन की बैठक में भाग लेता है जिस सदन का सदस्य है। तो संसद का सदस्य उस सदन की बैठक में भाग लेगा जिस सदन का सदस्य है। अगर कोई मंत्री है तो वो लोकसभा अथवा राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। और महान्यायवादी भी संसद की किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है और अपनी बात भी कर सकता है, बोल सकता है। संसद की किसी समिति का भी वह सदस्य हो सकता है, किंतु वोट महान्यायवादी नहीं देगा और मंत्री वोट उस सदन में देगा जिस सदन का मंत्री क्या है? सदस्य। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई सदस्य है तो उसी सदन की बैठक में भाग लेगा जिस सदन का वो सदस्य है। मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। महान्यायवादी की हम बात करें तो वो किसी भी सदन की समिति का सदस्य बन सकता है, किंतु महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है और मंत्री उस सदन में वोट देगा जिस सदन का वो सदस्य है। तो ध्यान रखना कि कोई सदस्य उस सदन की बैठक में भाग लेता है, संसद का सदस्य उस सदन की बैठक में भाग लेगा जिस सदन का सदस्य है। मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, मंत्री उस सदन की बैठक में भाग लेगा किसी भी सदन की, किंतु वोट उस सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य है। अब आप संसद गए, आप लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य हो, आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सांसद जा रही हैं लोकसभा में और आप राज्यसभा के सदस्य हो, तो आप उनके चक्कर में राज्यसभा में बैठ जाओ कि थोड़ी देर बैठ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, आपको मंत्री हो तो आप फिर किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हो। तो ये बात समझ में आ रही है? तो इस बात का उल्लेख कि मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, इस बात का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 88 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा सी 1 2 और 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न। ये बात समझ में आ रही होगी, इन सभी बातों को याद रखना बेटा, ठीक। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख के लिया गया है कि जिनके सबसे अधिक आने की क्या है संभावना। अगला प्रश्न, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है? बिल्कुल सही। अनुच्छेद 253 है। केंद्र राज्य संबंध है भाग 11 में
केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य विधायी संबंध मूल रूप से इस भाग में, और विधायी संबंधों के तहत आर्टिकल 253 है जो कहता है, इस बात को कहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बार बार नजरों के सामने से आता है आर्टिकल कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कानून बना सकती है। अब इसमें राज्य सूची से भी संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सूची से संबंधित विषय पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है संसद, यह आर्टिकल 253 में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र राज्य संबंध मेंस का टॉपिक है, संघवाद मेंस का टॉपिक है, उसमें इस आर्टिकल का विशेष महत्व है। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को बेटा 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर के हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्नों का तो महत्व है ही, 100% है ही। पट्ट से आ जाओ यहाँ, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कानून बना सकती है, आर्टिकल 253। तो अब इसके लिए क्या राज्यों की सहमति अनिवार्य है? नहीं, राज्यों की सहमति नहीं लेकर, अधिकतर राज्यों की सहमति लेकर नहीं, संबंधित राज्य की सहमति लेकर नहीं, किसी राज्य की सहमति के बिना। ये बात हो गई डी, ठीक है, ये बात हो गई डी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत बढ़िया गायत्री जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये सब पॉसिबल है। आर्टिकल 253 कहता है कि राज्य सूची के संबंध में भी संसद कानून बना सकती है। ऐसे कई आर्टिकल है जो राज्य सूची के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति देते हैं, जैसे 249, जैसे 250, जैसे 252, जैसे 253। ये वो आर्टिकल है जो राज्य सूची से भी संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे रहे हैं। अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने का होगा तो राज्य सूची से भी संबंधित विषय पर बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कानून बना सकती है। ये शानदार प्रावधान है, विधायी प्रावधान है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए, और इस बात को राज्यों को बताने के लिए कि अधिक शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर करें, ठीक है, संडे का सदुपयोग करें, छुट्टियों का सदुपयोग करें, और ऐसा पढ़ने बैठे कि सुबह से रात तक पढ़ते ही रहें और पूरे सेक्शन कवर होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, 8वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? चलो भाई, सबसे बड़ी संसदीय समिति, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। तो लोक लेखा समिति की बात करता हूं मैं। लोक लेखा समिति में 15 और 7 सदस्य होते हैं, अर्थात 22 सदस्य होते हैं। ठीक, प्राक्कलन समिति लोकसभा की होती है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकसभा की समिति होती है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति भी 22 सदस्यों वाली होती है, 15 होती है, 7 होती है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के। याचिका समिति दोनों सदनों की अलग अलग होती है, याचिका समिति दोनों सदनों की अलग अलग होगी, 15 और 10 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं। ये याचिका समिति अलग अलग होती है। संसद के द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए, संसद के द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। संसदीय समितियों का गठन आर्टिकल 118 के तहत होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति का तो जो अध्यक्ष, देखो, लोक लेखा समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई। पहले तो इसको याद रखो, ये अपने आप में प्रश्न है कि लोक लेखा समिति की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1919। ये प्रश्न आता है, बिल्कुल ध्यान रखना। और पहली बार लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। ये एमपीपीएससी का अच्छा फेवरेट प्रश्न है, ये सब ध्यान रखना। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ और लोक लेखा समिति की स्थापना पहली बार 1921 में हुई। अब अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो जॉन मथाई, जो कि एक समिति थी, उसने सिफारिश की थी, ठीक है, कि प्राक्कलन समिति का गठन होना चाहिए। लोकसभा की समिति है, ये बजट संबंधी प्रावधानों को तैयार करती है। तो जो प्राक्कलन समिति होती है बजट संबंधी प्रावधानों को तैयार करती है, वर्ष भर काम करती है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, ठीक है। चलो, अब इसमें अगर मैं बात करूं, जो लोक लेखा समिति होती है बच्चों, जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का नेता होता है।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का नेता होता है, जैसे वर्तमान में केसी वेणुगोपाल है। ध्यान रखना, ये प्रश्न है, ठीक है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है, ठीक। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। 1921 से लोक लेखा समिति बनी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं बीजेपी के एक सदस्य संजय जायसवाल। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। संजय जायसवाल ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं पांड्या जी हैं, बैजन पांड्या जी हैं, ठीक। और याचिका समिति के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं जोशी जी, सीपी जोशी जी हैं, चित्तौड़गढ़ के सांसद। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इनको ध्यान रखना। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा की प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति में अन्य सदस्य मतलब अन्य सदन के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल है। वर्तमान में 30 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि लोक लेखा समिति की स्थापना 1929 के अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के तहत हुई और 21 में इसका पहली बार औपचारिक रूप से गठन हुआ। और ये जो होती है ये संचित निधि में से व्यय की जाने वाली राशि पर काम करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है फॉर्म 148 के तहत उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर काम करती है। तो ये समिति लोक लेखा समिति कहलाती है। लोक लेखा समिति, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, बड़ा बहुत अच्छे से समझो। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजन पांड्या है। याचिका समिति लोकसभा के जोशी जी हैं, चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं। तो ये बातें ध्यान में रखने वाली बात है। लोकसभा की या संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है, संसदीय समिति में जो सबसे बड़ी समिति होती है वो प्राक्कलन समिति। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। ठीक है बेटा, सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट करें भाई। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। रीता जी भी बता रही हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आप जुड़ते रहें, कमेंट करें और इस क्लास का पूरा एडवांटेज लें, लाभ लें। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल है? तो लड्डू जैसा प्रश्न है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल लड्डू जैसा प्रश्न है। दल बदल, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। बेटा लड्डू जैसा प्रश्न सॉल्व 10वीं अनुसूची। सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। डी लड्डू प्रश्न। अवनीश सर हमेशा बोलते हैं लड्डू प्रश्न, तो ये लड्डू नहीं, ये तो बूंदी प्रश्न है। ठीक है, लड्डू तो बहुत और थोड़ा सा लड्डू थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ये बूंदी प्रश्न, बूंदी। ठीक, 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को 10वीं अनुसूची में रखा गया। दल बदल संबंधी प्रावधान निर्धारित किया गया। दल बदल का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष अथवा सभापति। ये कुछ काम की बात है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अध्यक्ष अथवा सभापति के द्वारा दल बदल कैसी परिस्थिति में? दल से त्यागपत्र देने पर, राजनीतिक दल से त्यागपत्र देने पर, इसी प्रकार से पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करने पर, ठीक, निर्दलीय किसी दल में क्या हो जाए? शामिल हो जाए, किसी दल में शामिल हो जाए, निर्दलीय के किसी दल में शामिल होने पर। तो ये वो समस्त परिस्थितियां जिसके आधार पर हम मानते हैं कि दल बदल होता है। मनोनयन के 6 माह बाद किसी दल में क्या हो जाए? शामिल। तो ऐसी स्थिति होने पर, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, ऐसी स्थिति होने पर, मतलब इसलिए थोड़ा राइटिंग बहुत साफ नहीं लग पा रहा हूँ ना, इतनी साफ है भी नहीं, तो इसलिए ऐसी स्थिति होने पर दल बदल होता है। दल बदल का निर्णय अध्यक्ष और सभापति के द्वारा किया जाता है। 10वीं अनुसूची 10वां प्रश्न। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किंग जी हैं, डी कह रहे हैं। किंग जी स्वागत है आपका। किस रियासत के किंग हैं भाई? आपकी रियासत की सामान्य जनता की तरफ से मैं अभिवादन करता हूं आपका। तो किंग जी का स्वागत है।
हमारे साथ शाहरुख खान जी भी हैं, हमारे साथ किंग जी भी हैं। सभी किंग और शाहरुख खान बादशाह सभी का स्वागत है। एक आम जनता की तरफ से, एक आम व्यक्ति की ओर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ किंग लोग भी जुड़े हैं, बड़ी बड़ी रियासतों के स्वामी भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद बेटा। चलो अगला प्रश्न, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 यूपीएससी, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, ध्यान रखना। बोथ करेक्ट है। चलो भाई देख लेते हैं कैसे है। तो पहला तो सही है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव को उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत करेक्ट, सही बात है भाई गायत्री जी, सी आंसर हो जाएगा। सभी लोग जुड़े, देखो गायत्री जी लगातार उत्तर दे रही हैं, गायत्री जी लगातार उत्तर दे रही हैं। स्वागत है। रीता जी का भी स्वागत है, रीता जी ने भी उत्तर दे दिया है, सी। चलो भाई किंग जी की तरफ से भी उत्तर आ गया है भाई। किंग जी ने भी हमारे प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू प्रदान कर दी उत्तर देके। किंग जी, अरे शाहरुख खान जी का भी उत्तर आ गया है। चलो भाई शाहरुख खान जी ने भी बताया, बहुत देर बाद शाहरुख खान जी आए हैं आप, ठीक है। सी, हालांकि आप बिजी रहते होंगे, सही बात है, आप जो भी समय निकाल पा रहे हैं अपनी व्यस्तता से, उसी समय में हमको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा, हमारे लिए यही गर्व की बात है, ठीक है। ऐसे ही बोलता रहता हूँ मैं ना, आप लोग थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, ठीक है, ताकि मेरा और आपका सभी का मन लगा रहे, ठीक। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, बोथ, है ना, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अब बेटा एक अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझो कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बात सही है। अब अगर मैं कहूं कैसे मतलब अविश्वास प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस करना था, वो इसलिए करना पड़ा था कि एक बात समझो, अनुच्छेद 118, बेटा ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनुच्छेद 118 कहता है कि दोनों सदन को अपने सदन को चलाने के लिए प्रक्रिया के नियम और प्रक्रिया बनाने की क्या है, शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है। किन सदन को? दोनों सदन को। कौन से दोनों सदन बेटा? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो अनुच्छेद 118 प्रक्रिया और नियम की शक्ति बनाने का उल्लेख करते हैं। अब अगर मैं कहूं कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार वो जिसके पास बहुमत है, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार वो बहुमत वाली सरकार होती है, तो चुनाव के बाद पता तो चल गया, सही है कि नहीं, चुनाव के बाद पता तो चल गया कि बहुमत मिल गया, लेकिन ये बहुमत कंटिन्यू बना रहे, ये बहुमत लगातार बना रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो बात की कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि बहुमत वाली सरकार, बहुमत हमेशा बना रहे। आप कहोगे कि बिल गिर जाए, मतदान हो जाए, विपक्ष के ज्यादा वोट पड़ जाए, उसके अच्छा ऐसी स्थिति भी तो बन सकती है कि ऐसा कुछ हो ही ना, तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 118 के नियम के तहत लोकसभा का नियम है। तो फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं, लोकसभा का नियम 198, ये है एक अच्छा धांसू बमबारी वाला प्रश्न। ये बमबारी वाला प्रश्न है, लड्डू वाला प्रश्न नहीं है, यह है बमबारी वाला प्रश्न, बिल्कुल बम जैसा आ सकता है परीक्षा में कि लोकसभा के कौन से नियम के तहत, लोकसभा के कौन से नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव आता है। तो लोकसभा के नियम 198 के तहत, गुड इवनिंग सर, भी हाईलाइट जी आए हैं भाई, हाईलाइट 1983, स्वागत है हाईलाइट जी का भी, स्वागत है। क्या क्या नाम है भाई? तो बढ़िया है आप हाईलाइट्स हैं, और क्या आप कभी कभी दिखते हैं और बहुत शॉर्ट में अपना पूरा बहुत कम समय में हाईलाइट के जैसे अपना काम निपटाते होंगे, बहुत बढ़िया। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, सही। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सही, दोनों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो जब तक लोकसभा में बहुमत है, जब तक लोकसभा का विश्वास है ना, सही बात है, जब तक लोकसभा का विश्वास है तब तक सरकार बनी रहती है। तो अब पता कैसे चलेगा? तो अगर विपक्ष को कभी भी लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो विपक्ष लोकसभा में क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कहां से किस प्रक्रिया के तहत आ रहा है? तो नियम 198 के तहत आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अविश्वास प्रस्ताव किस नियम के तहत आता है? तो अविश्वास प्रस्ताव नियम 198 के तहत आता है, लोकसभा में आता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। कोई भी सदस्य
50 सदस्यों के अनुमोदन से, कोई भी सदस्य 50 सदस्यों के अनुमोदन से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के लिए फिर अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष ही आएगा, तो अध्यक्ष के द्वारा झमाझम, बहुत बढ़िया झमाझम चल रहा है। आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अध्यक्ष के द्वारा एक दिन निर्धारित किया जाएगा, उसके पहले चर्चा होगी और लास्ट में वोटिंग होगी। कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही चालू होने के पहले 10 बजे तक महासचिव को 198 में लिखा है 10 बजे तक लोकसभा के महासचिव को इस बारे में जानकारी दे सकता है कि मेरे को अविश्वास प्रस्ताव लाना है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। फिर अध्यक्ष के द्वारा एक डेट डिसाइड की जाती है, उसके पहले हो सकता है आप कुछ भाषणबाजी ये सब भी हो जाए, और फिर उसके अंत में वोटिंग कराई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो फिर सरकार गिर जाती है। तो ये एक माध्यम, एक तरीका है जिसके द्वारा सदन को या देश को पता चलता है कि सरकार के पास विश्वास है कि नहीं, सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, क्योंकि बहुमत वाली सरकार ही देश में कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, सी आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलो बच्चों, तो अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक करो। हालांकि आप लोग का बहुत प्यार हमें लगातार मिल रहा है, बहुत ही जल्दी हम 20,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल होने जा रहे हैं। बहुत ही तीव्र गति से लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनलों को लाइक कर रहे हैं, और बहुत ही ये सब जो प्यार है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है आप सभी का। ठीक, तो 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी। बेटा इसमें ध्यान रखना आप लोग को कि नियम, लोकसभा का नियम 198, ये बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, नियम 198 है। ठीक, अगले प्रश्न, भारत की संचित निधि में से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? चलो भाई, संचित निधि में से निधि निकालने के लिए भारत के राष्ट्रपति गलत, संसद सही, प्रधानमंत्री गलत, संघीय वित्त मंत्री गलत। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दे दिया होगा बी। चलो भाई कमेंट करो, झमाझम, चलो भाई कमेंट करो भाई, ये तो सरल प्रश्न है। तो बी संसद, देखो आर्टिकल अनुच्छेद 266 संचित निधि का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 266 संचित निधि का उल्लेख करता है। संचित निधि देश की राशि होती है। अब क्योंकि संचित निधि देश की राशि होती है, भारत सरकार को मिलने वाली समस्त राशि संचित निधि में क्या हो जाती है, शामिल। तो संचित निधि किसके अधीन होती है? संसद के। इस बात को ध्यान रखना, संचित निधि किसके अधीन होती है? संसद के। तो बिना संसद की अनुमति से संचित निधि में से एक भी राशि निकाली नहीं जा सकती है, ध्यान रखना। अब संचित निधि संसद के अधीन होती है तो संचित निधि में से राशि निकालने के लिए बजट की तैयारी की जाती है। बजट प्रस्तुत करने का एक कारण ये भी है कि अब हर दिन सरकार को पैसा चाहिए बजट प्रस्तुत करने का। कॉन्सोलिडेटेड फंड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है गायत्री जी। तो बजट प्रस्तुत करने की एक वजह यह भी है कि हमको हर दिन पैसे चाहिए, तो हम हर दिन सरकार से पैसे निकालने के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो संसद की अनुमति से तो एक अनुमानित व्यय तैयार कर लिया जाता है और उसके लिए सदन से अनुमति ले ली जाती है। ठीक है, तो संचित निधि संसद के अधीन होती है और संचित निधि में से राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। एक बात और ध्यान रखना, संचित निधि में से कोई भी राशि के लिए जो विधेयक आता है, विनियोग विधेयक आता है। ठीक है, संचित निधि में से राशि किस विधेयक के तहत निकाली जाती है? विनियोग विधेयक, ये भी ध्यान रखना। ठीक, जैसे बजट होता है वो एक प्रकार से विनियोग विधेयक होता है। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि संचित निधि में से राशि निकालने के लिए कौन से विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक, धन विधेयक, ऐसा। तो संचित निधि में से राशि निकालने के लिए जो विधेयक होता है विनियोग विधेयक होता है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न है, अब कई बार दिमाग काम नहीं करता है कि संचित निधि में से राशि निकालने के लिए कौन से विधेयक की आवश्यकता होती है। तो संचित निधि में से राशि निकालने के लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता होती है, ना कि धन विधेयक, ना कि वित्त विधेयक। ठीक है, चलो, तो संचित निधि में से राशि निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संसद की। संसद के द्वारा विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि में से राशि निकाली जाती है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फीस स्पेशल ऑफर MPPSC टारगेट बैच, बेटा अभी ये सिर्फ 2499 का है। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक सूचना ये है, अच्छा इसमें कुछ क्या है, ये टेस्ट भी है। तो एक प्रो मैक्स बैच है, इसमें आप
प्रो मैक्स बैच तो केवल एमपी का है। ये वाला बैच कैसा है, इसमें ऑफर में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो एक केवल एमपी का भी बैच है बेटा प्रो मैक्स, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी एमपीपीएससी प्री का टारगेट बैच है लाइव, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी योग्य और अनुभवी शिक्षक आपका मार्गदर्शन करेंगे और इस बात की लगभग श्योरिटी या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपका प्री भी हो और मेंस भी हो। तो आप अगर कर्मा आईएएस को इस रूप में लाइव के माध्यम से, लाइव है क्लासें, लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहें तो मात्र 2499 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 75% ऑफ का ऑफर है, ये कुछ लिमिटेड समय के लिए है। तो अगर आप लोग इसको अभी ज्वाइन कर लो तो बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आने की संभावना बने, नोटिफिकेशन आए तो कुछ प्राइस वगैरह इसके बढ़ जाए। तो आप जितने भी बच्चे अपनी तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं, धार देना चाहते हैं, तो अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन चैनल को, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अभी के लिए ऑफर है बेटा, है ना, लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो इसकी रेट थोड़े से बढ़ेंगे। तो आप लोग जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। ठीक है, कैग इज गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, यस इट इज राइट, कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो संचित निधि को बिल्कुल निगरानी रखता है, संचित निधि में से होने वाले व्यय की पूरी संपरीक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चे लोग। अगला प्रश्न, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक, ठीक है, में कोई विधेयक आता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? 2015 के प्रश्न आ गए। चलो, पहला, उपस्थित और मतदान देने वालों के सदस्यों के साधारण बहुमत, बिल्कुल सही, यही आंसर है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 कहीं नहीं है। सदनों का 2/3 भी नहीं है, पूर्ण बहुमत से भी नहीं है। तो इस प्रश्न का 12वें प्रश्न का उत्तर जल्दी बताओ। 12वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। संयुक्त बैठक, ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा विधायी प्रक्रिया की अगर हम बात करें, विधायी प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 107 से 111। 107 में लिखा है कि विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब मैंने कहा एलएस, तो जैसे ही मैंने कहा एलएस, आपने बोला लेफ्ट साइड और राइट साइड। बेटा ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा, आप दोनों सदन के द्वारा विधेयक को पारित किया जाएगा। अगर एक सदन विधेयक पारित कर दे, बहुत अच्छे से समझना, एक सदन विधेयक पारित कर दे, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या 6 माह की अवधि हो जाए, या किसी संशोधन के लिए दोनों सदन सहमत ना हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 भी आ गया प्रश्न। अनुच्छेद 108 बहुत अच्छे से समझ लो। अनुच्छेद 108 आता ही आता है, एमपीपीएससी में 2 बार आया है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 में क्या लिखा है? ऐसी स्थिति में लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को आहूत करने के अपने आशय की सूचना दी जाती है। यह भी प्रश्न आया है। तो संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। अगर उस दौरान बैठक नहीं चल रही है तो संयुक्त बैठक की सूचना अधिसूचना के माध्यम से जारी की जाती है। थोड़ी गहरी बात है, उसको छोड़ो आप, अभी तो इसमें आओ कि संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, बिल्कुल 108। अब संयुक्त बैठक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति सदन की है। राष्ट्रपति की अनुमति से नियम बनाए जाते हैं। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये पावर है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष। बेटा ध्यान रखना, ये है प्रश्न, और संयुक्त बैठक से एमपीपीएससी पूछती है। संयुक्त बैठक का 2 बार सीधा प्रश्न आ गया, आशय की सूचना, ठीक है। तो कई लोग केवल कह देते राष्ट्रपति आहूत करता नहीं, उसमें आशय वाला महत्व है, ठीक।
तो अब इस बात को समझना कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नियम में बनाया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति। देखो झमाझम समझ में आना चाहिए, ये सभी प्रश्न हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है। अब आप बोलो देखो कितना बढ़िया बात है। संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? उपाध्यक्ष। दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति। अब कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, बोलते हैं नहीं ये सब तो छोड़ो, ये सब तो तुम पढ़ के आए, ये सब तो हटाओ, हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। बात तो तुम तो इतना बता दो कि तीनों नहीं होंगे तो अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं, उपसभापति भी नहीं है, तो फिर सदन निर्णय कर लेगा। उसी समय संयुक्त बैठक के दौरान सदन तय करेगा, सदन निर्णय लेगा किससे अध्यक्षता करवानी है, ये नियम में लिखा है। ठीक, तो ऐसी बातों को भी याद रखना। प्रश्नों का लेवल कुछ भी हो सकता है, लगातार प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों का नेचर बदल रहा है। ठीक है, अब संयुक्त बैठक जब भी होती है तो संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कराया जाता है। तो पहली बार 1961 में संयुक्त बैठक हुई, फिर 77 में हुई, फिर 2002 में हुई। तो ये बात ध्यान रखना। तो संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कराया जाता है, ये बात याद रखना। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था ये संयुक्त बैठक में किस प्रकार से? तो उपस्थित और मत देने वालों के साधारण बहुमत से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। बेटा ये सब प्रश्न है, याद रखना। इन पर आप बिल्कुल चर्चा कर सकते हो, उनको देख सकते हो और अपने रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हो। सभी लोगों ने, अभिषेक जी ने भी ए बोला, शाहरुख जी ने भी ए बोला, भारत सिंह जी ने भी ए बोला, रवि जी ने भी बोला था। भाई रवि जी आपने किस आधार पे भी बोल दिया? चलो देख लेते हैं। रवि जी किस आधार पर भी बोला? 3/4 नहीं बेटा, 3/4 नहीं था, है ना, साधारण बहुमत था। कोई बात नहीं, इसी प्रकार की गलतियों से तो हमको अभी सीख के इस गलतियों को दोहराने की गलती नहीं करना है। ठीक है ना, इसी प्रकार की गलतियों से हमको अभी ऊपर जाना है। ठीक, चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अरे देखो, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। देखो बच्चे, यही प्रधानमंत्री दिमाग में चलता रहता है और कई बार ऐसा प्रश्न भी गलत हो जाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और जैसे ये लाइन लिखी और फिर उसमें लिख दिया जो संविधान के तहत स्वयं एवं अपने अधीनस्थों की सहायता से कार्य करता है, संसदीय शासन प्रणाली। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये जानकारी बिल्कुल एमपीपीएससी में पूछी जा सकती है। तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है। ना तो एक ना तो दो, डी। चलो कितने लोगों ने बोला डी? अभी तक उत्तर नहीं आ रहा है। चलो डी। बेटा प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, कैबिनेट सचिव होता है। इस बात को याद रखना। बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो होता है, आईएएस का, जो बहुत लंबे समय से जिसका अनुभव होता है। बिल्कुल सही, सभी लोग ने उत्तर दिया। शाहरुख जी ने उत्तर दिया, अशोक जी ने उत्तर दिया, किंग जी ने भी उत्तर दे दिया। भाई किंग जी, हम बहुत गौरवान्वित हैं, आप किंग भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव होता है बेटा। तो ना तो एक ना तो दो, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। याद रखना, कैबिनेट सचिव होता है सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष। कैबिनेट सचिव सिविल सेवकों का सर्वोच्च पद है। कैबिनेट सचिव वही व्यक्ति बन पाता है जो बहुत कम उम्र में, क्योंकि इतने लंबे समय का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। 13 का हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है क्योंकि, अब देखो संसदीय शासन प्रणाली एकदम से लिखा नहीं है, वो तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह देते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कहीं एक एग्जैक्टली नहीं लिखा है कि संसदीय शासन प्रणाली है। तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, ये तो किसी भी देश में हो सकती है।
इसका उद्देश्य केवल संसदीय शासन प्रणाली से संबंध हो ऐसा नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल किसी भी देश में कर सकती है, अमेरिका में भी हो सकता है, संसदीय शासन प्रणाली में बिल्कुल जरूरी ऐसा नहीं है, अध्यक्षात्मक में भी हो सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऐसा इससे संबंधित नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये 75 लगातार आज की क्लास में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, 75 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं। लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा सामूहिक रूप से, लोकसभा नहीं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, किंग जी का भी उत्तर आ चुका है डी, गायत्री जी का भी उत्तर आ चुका है डी, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इस वजह से हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, बेटा संसदीय शासन प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसको लोकसभा में बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है। तो एक बात तो याद रखना, लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता तो है। दूसरी विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि जो विधायिका के सदस्य होंगे उसी में से कार्यपालिका के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, मंत्री पद धारण कर लेता है, तो 6 माह के अंदर उसे मंत्री पद या उसे 6 माह के अंदर विधायिका का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न 15 नंबर, चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथनों पर विचार करना है। चलो भाई आ जाओ, लो देखो, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस बारे में हम देख रहे हैं। डी आ गया भाई, रवि जी का उत्तर आ गया डी, ना तो एक ना तो दो, बहुत बढ़िया। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रवसान पर व्यवगत हो जाता है, गलत। ठीक है, आर्टिकल 107 की हम बात कर रहे हैं। किसी विधेयक को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाता है, विधेयक को इंट्रोड्यूस कराने के बारे में 107 में प्रावधान है, और पूरी प्रक्रिया है कि कैसी स्थिति में व्यवगत होता है, कैसी स्थिति में विधेयक व्यवगत नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया है। तो पहला कथन तो गलत है, और रवि जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप, बहुत बहुत जल्दी से। किंग जी का भी उत्तर आ गया है डी। चलो भाई, तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रवसान पर व्यवगत हो जाता है। ठीक, तो पहला कथन तो गलत है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रवसान पर व्यवगत हो जाता है, नहीं होता है, वो बना रहता है। ठीक है, अगले सत्र में उसे सूचना देके लाया जाता है, वो बना रहता है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है। बेटा सही है कथन, बी उत्तर हो जाएगा इसका, बी है। बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से समझो। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, बिल्कुल वह विधेयक बना रहेगा, ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। ध्यान से समझो, कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है किंतु उसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, अरे अब उत्तर बदलने लग गए अब बदलने लग गए उत्तर है, अब चिड़िया चुग गई खेत। आया समझ में? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक व्यवगत नहीं होगा लोकसभा के विघटन पर भी। 107 में लिखा है, लोकसभा में लंबित, लोकसभा में पारित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, लोकसभा में लंबित, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में लंबित भी समाप्त हो जाते हैं, किंतु राज्यसभा में लंबित जो लोकसभा में आया ही नहीं है, ठीक है, लोकसभा ने पारित नहीं किया है, वो विघटन पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ठीक, राज्यसभा में लंबित है भाई, अर्थात राज्यसभा ने भी पारित ही नहीं किया है, तो राज्यसभा में पारित हो जाता होता, अब लोकसभा में लंबित हो जाता तो वो समाप्त हो जाता। राज्यसभा से पारित लोकसभा में लंबित समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा में लंबित जो लोकसभा में आई नहीं है वो व्यवगत नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखो ये धांसू प्रश्न है, ये बमबारी वाला प्रश्न था, सही है ना भाई? सही है भाई, शाहरुख खान जी ने बोल दिया, हाँ सही बात है। ठीक है, तो राज्यसभा में पारित होता और लोकसभा में लंबित होता तो हट जाता। अब राज्यसभा में लंबित जो लोकसभा में आई नहीं है तो वो नहीं व्यवगत होगा। समझ में आ गया आप लोग को? इसको अगर आपको ध्यान से पढ़ना हो ना तो ये आर्टिकल 107 देख लेना, उसमें इसकी पूरी व्याख्या की गई है। आर्टिकल 107 में पूरी व्याख्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सत्रवसान पर, सत्रवसान से विधेयक की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अगले सत्र में जहां से चालू था, जहां तक था वहीं से उसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सत्रवसान का विधेयक की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, बात सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अगले प्रश्न में आते हैं। राष्ट्र हित में भारत की संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए एक संकल्प, बहुत बढ़िया, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य के साधारण बहुमत से पारित कर लिए जाए। बेटा ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, बिल्कुल ऐसा उल्लेख नहीं है। चलो भाई इस प्रश्न का उत्तर दो सभी, कोई इस प्रश्न को उत्तर बताओ। चलो, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के गलत, ये देखो यूपीएससी 2016 का प्रश्न, हम 16 में आ गए हैं, ठीक है, हमें 25 तक के प्रश्न देखने हैं जो संसद से संबंधित है। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित अगर राष्ट्रीय हित में जरूरी है, अगर राष्ट्रीय हित में जरूरी है और राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित किया जाता है तो संसद को ऐसी स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। तो संसद को आर्टिकल 249, तो संसद को राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। किंतु ऐसा संकल्प पहले कहाँ पारित होता है? ऐसा संकल्प पहले, बहुत बढ़िया गायत्री जी ने उत्तर दिया, ऐसा संकल्प पहले पारित होगा राज्यसभा में। राज्यसभा कैसे पारित करेगी? तो राज्यसभा पारित करेगी उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से। ध्यान रखना ये विशेष बहुमत नहीं है यहाँ केवल उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो इसे विशेष बहुमत नहीं कहेंगे। इसके बाद संसद को शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो राज्य सूची से संबंधित विषय पर राष्ट्रीय हित में जरूरी होगा तो संसद कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा पहला प्रस्ताव कहाँ पारित होगा? ऐसा पहला प्रस्ताव बेटा पारित होगा राज्यसभा में, वो भी कैसे? तो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से। तो अशोक कुमार जी भी आ गए हैं, स्वागत है आपका अशोक जी। तो राज्यसभा में ध्यान रखना, इसमें जो काम की पॉइंट वाली बात है वो क्या है? राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। राज्यसभा केवल संकल्प को मतलब अनुमोदन कहां से मिल रहा है? राज्यसभा से मिल रहा है, फिर संसद राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। अब ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, याद रखना, नहीं तो फिर ऐसे में तो राज्यों की बैंड बच जाएगी। राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद डेली कानून बनाती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। समझ में आना ना, संघात्मक शासन व्यवस्था है, राज्यों की भी अपनी शक्तियां हैं, ये तो राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ऐसा जरूरी है। कई बार ऐसा बोला गया कि जरूरी है तो इस पर हम काम करें, तो कई बार इस पर विवाद भी बन जाता है। इस आर्टिकल को लेकर बहुत सारी समितियों ने बोला कि एक विवादित आर्टिकल है जो भारत के संघात्मक ढांचे का उल्लंघन करा रही है, ठीक। तो ऐसा कानून कितने वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा? ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है, 1 वर्ष से आगे बढ़ाना तो फिर से इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर देगी, तो संसद को राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाएगी। ऐसा कानून अधिकतम कितने दिनों तक? तो ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसी प्रक्रिया के माध्यम से। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चों ने डी कहा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। तो यूपीएससी में 2017 में आया है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। देखो भाई इसका उत्तर दो आप लोग, बढ़िया प्रश्न है। सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जाता है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सब एक ही जैसे ऑप्शन लग रहे हैं भाई। भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, देखो सबसे पहले तो निवास करने वाला हटा दो। अगर हम 84 की बात करें, आर्टिकल 84, संसद के सदस्य की योग्यता, तो सबसे पहला तो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक। तो भारत का नागरिक भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता, सही है, लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी उत्तर खत्म नहीं हुआ। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष,
राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। फिर निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ लेता है, दूसरी अनुसूची में जो प्रारूप है शपथ है। ठीक, इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना है, तो उसके अनुसार कोई भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में मतदाता सूची में उसका नाम होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा सी। समझ में आ गया? भारत का कोई भी नागरिक देखो लिखा है जिसका नाम किसी भी मतदाता सूची में है, तो वो संसद के सदस्य अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो संबंधित राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भी संबंधित राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी संबंधित राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सी कहा, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो। ठीक, और उसे भारत के किसी भी निर्वाचन सूची में उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, निर्वाचन नामावली में। ठीक है, तो सर पर अभी काम चल ही रहा है, SIR विशेष गहन पुनरीक्षण पर काम चल ही रहा है इसीलिए। ठीक, चलो 17वां प्रश्न हो गया। 18वां प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य। गलत। 50% से अधिक या इस प्रकार की व्यवस्था बेटा आनुपातिक प्रणाली में होती है। तो ये निर्वाचन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास दी पोल होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। प्रतिशत का अनिवार्य नहीं, जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वो जीतता है। 50% की कंडीशन नहीं है लोकसभा अथवा विधानसभा में। पहला गलत। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देगा। अब उपबंधों के अनुसार लिखा है तो गलत हो गया, तो ना तो 1 ना तो 2। सही है बेटा, डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। उपबंध ऐसे है ही नहीं कि लोकसभा का अध्यक्ष बहुमत को जाएगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष को जाएगा, ये ऐसा कोई उपबंध नहीं है। आर्टिकल बहुत ध्यान से समझो, आर्टिकल 93 क्या कहता है? लोकसभा के द्वारा यथाशीघ्र, आई बात समझ में? यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। बड़े अच्छे से समझना, चुना जाता है। अब छोटी एक काम की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको जल्दी से समझ लो। तो संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, और इस कार्य और संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी इस कार्य के लिए आर्टिकल 95 के तहत राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को। ठीक, प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संसद के सदस्यों को शपथ दिला देता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोग को मैं जानकारी दे रहा हूं ताकि ये फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव भी कराता है। एक तो शपथ दिला देता है, काम की बात क्या है? अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है। ये दो काम प्रोटेम स्पीकर के। प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है, अब अध्यक्ष आ जाता है। अब ध्यान से समझो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़े अच्छे से समझ लेना, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। अब कभी आएगा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है या अध्यक्ष का निर्वाचन कौन कराता है? तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना,
ये सब काम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रोटेम स्पीकर कर रहा है। बिल्कुल याद रखना, ये सब काम राष्ट्रपति के द्वारा करवाए जा रहे हैं। ये समस्त कार्य किसके द्वारा कराए जा रहे हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो व्यवहारिक रूप से प्रोटेम स्पीकर करा रहा है। बहुत अच्छे से समझो। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख 93 में लोकसभा के द्वारा अपनी यथाशीघ्र अपने में से एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अब जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनना है तो उसके लिए तरीका है, प्रोटेम स्पीकर संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है या लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, सदस्य बन गए, प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव कराता है। ये सब चुनाव किसके नाम पर हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम पे। आपको प्रश्न आएगा कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराता है राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखना। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति, बिल्कुल परंपरा है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब ध्यान से समझो बड़े काम की बात। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति करता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? अध्यक्ष। ये ध्यान रखना, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? अध्यक्ष, यथाशीघ्र, अर्थात कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। क्यों अपन इस बात को कर रहे हैं? क्यों अपन इस बात को कर रहे हैं? तो बेटा अपन इसलिए इस बात को कर रहे हैं क्योंकि अभी तक 17वीं और 18वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष चुना ही नहीं गया है। उपाध्यक्ष को चुना ही नहीं गया है। 17वीं और 18वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष को चुना ही नहीं गया है। वर्तमान स्पीकर है ओम बिरला। 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार कटीक। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि मेहताब, उड़ीसा के कटक के सांसद। 7वीं लोकसभा उन्होंने जीती। और ओम प्रकाश बिरला आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 17वीं में भी है, 18वीं में भी है। मैं क्यों आपको ये बात कर रहा हूं? क्योंकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा करता है अध्यक्ष, और जब लगे अध्यक्ष को तब करेंगे। संविधान में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर अध्यक्ष को नहीं लगता है तो उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। इसी उपबंधों का फायदा उठाते हुए एक प्रकार से कह ले, उसी उपबंधों के तहत सरकार के द्वारा अभी तक 17वीं 18वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया। विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है कि भाई संवैधानिक पद को निर्मित किया जाना चाहिए, संवैधानिक पद का निर्माण किया जाना चाहिए। संविधान में लिखा है आप इसका गठन करो, आप इस पद को सृजित करो। एक परंपरा बनी है कि उपाध्यक्ष, परंपरा है कि विपक्ष के नेता को जाता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा फिलहाल उपाध्यक्ष बनाया नहीं जा रहा है किसी को। अब रही बात कि अगर उपाध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है तो क्या सभा की कार्रवाई हो सकती है? सदन की कार्रवाई संभव है? बिल्कुल संभव है। अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष नहीं रहता है, तो उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं तो अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई सूची में से उपस्थित सदस्य अध्यक्षता करता है। दोनों का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के दौरान ये कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। तो इस बात को शायद ध्यान में रख रही होगी भारत सरकार। तो क्योंकि उपाध्यक्ष के बिना भी काम चल ही रहा है तो काम चलाते रहो, क्या जरूरत है उपाध्यक्ष का पद बनाने की? तो फिलहाल भारत की लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। अब अगर मैं कहूं क्या ये असंवैधानिक है? नहीं, असंवैधानिक नहीं है। संविधान में स्पष्ट लिखा है यथाशीघ्र अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? अध्यक्ष। कब करेगा? जब उसकी मर्जी है, मर्जी नहीं है तो नहीं करेगा। क्या उसके उपाध्यक्ष के ना रहने से कोई काम रुक रहा है? तो काम तो बिल्कुल नहीं रुक रहा है, क्योंकि अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, और दोनों नहीं रहेंगे तो अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई सूची 10 सदस्यों के नाम रहते हैं, सूची में से उपस्थित सदस्य अध्यक्षता करता है। तो इस बात को याद रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि जीतने के लिए 50% मत जरूरी नहीं है। सबसे अधिक जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। दूसरी बात, उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है। ये उपबंध नहीं है ना, ये उपबंध नहीं है, परंपरा बनाई गई है, इसलिए दोनों कथन गलत हो गए। अगला, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, यूपीएससी 2015। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट, बेटा नहीं, ये वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय का वित्त विभाग करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय का वित्त विभाग करता है, तो राजस्व विभाग काम नहीं करता है इस पे। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, जो बजट तैयार करता है पहला कथन गलत। दूसरा, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन
भारत की संचित निधि में से निकाला नहीं जा सकता। दूसरा सही है, संसद के अथॉराइजेशन के बिना कोई भी धन संचित निधि, सही है, अभी अपने पढ़े बात करी थी कि अनुच्छेद 266 संचित निधि का उल्लेख करता है, तो दूसरा कथन तो सही है, पहला गलत है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, तो बेटा ये भी गलत है, केवल 2 है ऑप्शन सही। अब देख लो, सबसे पहले तो संचित निधि होती है, बता चुका हूं, लोक लेखा निधि भी होती है, लोक लेखा निधि होती है 266(2), ध्यान रखना, लोक लेखा निधि 266(2) होती है, और इसके लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती है, ये सरकार के अधीन होती, कार्यपालिका के अधीन होती है, ये कार्यपालिका के अधीन होती है। तो बेटा जो तीसरा है गलत, पहला गलत, उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा सी। 19 क्वेश्चन को हमने देखा, ये अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है। संचित निधि 266 संचित निधि का है किस्सा लोक लेखा निधि, 266(2) लोक लेखा निधि में से राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, सरकार के अधीन होती है, सरकार अपनी अनुमति से निकाल लेती है, ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। विधानमंडल तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम करती है, बहुत सारे प्रावधान है जिसके तहत विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है, ठीक। देखते हैं, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, सरकार के अध्यक्ष के निर्वाचन के बिना नहीं बदला। बेटा जो सबसे बेस्ट आंसर है वो सी है ना, बाकी सब क्या कह रहे हैं उस पर अपन ध्यान नहीं दे रहे। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, 75(3), फिर से 75(3) अगेन कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 21, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। अरे भाई और कहाँ चले गए, सबको ही जल्दी से जुड़ो, सब खाना खा के सो गए क्या, संडे बना रहे हो, नींद में सो गए हो, बहुत सारे लोग जुड़े थे, इधर उधर भाग रहे हो चलो खाना खा के सो गए भाई बहुत सारे लोग। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, 9वीं अनुसूची में, सही है बेटा, पहला कथन सही है, ठीक। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं दिया। अरे ये गलत हो गया, ये प्रावधान था, केवल एक सही होगा बेटा, ये उत्तर सही हो जाएगा। 2 मामले हैं, बामन राव का मामला है, बामन राव का केस है 1980, IR कोहेलो, ठीक, ये ध्यान रखना। – 2007 इसमें बोल चुका है न्यायालय, कई बार बोल चुका है कि न्यायालय या न्यायिक पुनराविलोकन मूल ढांचा है। 9वीं अनुसूची भी जुडिशियल रिव्यू से पृथक नहीं है, 9वीं अनुसूची की समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। ये ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची की समीक्षा, ये केस आएगा, अगर मैंने बोल दिया कि ये केस आएंगे तो ध्यान रखना पीएससी में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक अन्य एग्जामों में लगातार इनके बारे में मतलब पूछा जा रहा है। ये 2 केस हैं जिसमें 9वीं अनुसूची की वैधानिकता को इस प्रकार से चुनौती दी गई थी कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। तो 2 केस याद रखना, वामन राव 1980 और दूसरा है IR कोहेलो 2007, केरल का मामला था, और ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, बहुत बड़ा मामला है,
न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में, ठीक है। IR कह लो, 2007 का वो मामला है जिसमें न्यायालय ने बोला कि न्यायालय की स्वतंत्रता है, न्याय पुनर्विलोकन संविधान का मूल ढांचा है, आप किसी प्रकार से न्यायालय के इस स्वतंत्रता के अधिकार को, पुनर्विलोकन के अधिकार को आप मना नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, 21 का उत्तर हो जाएगा केवल एक, 22। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। गलत। उच्च न्यायालय भी संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। संवैधानिक अपील तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है 132 के तहत, लेकिन उच्च न्यायालय भी राज्य के, भारत सरकार के द्वारा किसी बनाए गए कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर सकता है। पहला गलत है, अधिकारिता है, उच्च न्यायालय की है। ठीक। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। गलत। अभी हमने चर्चा कर ली संविधान संशोधन पर, मूल ढांचे की अवधारणा है, 2019 का प्रश्न है यूपीएससी का, ना तो 1 ना तो 2। ठीक, डी हो जाएगा। चलो भाई, अरे कहाँ चले गए शेरों, जितने शेर लोग हैं फिर वही संडे का आनंद उठाने लग गए। शाम का टाइम हो रहा है, संडे का आनंद ले रहे हो, मजे कर रहे हो। ठीक, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। अभी हमने पढ़ा था 109 में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। सही। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाएगा लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। राज्यसभा द्वारा धन, अरे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना होगा, उनकी मर्जी है। 1 2 3 सी उत्तर हो जाएगा। अभी हमने चर्चा करी थी। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अब की बार एग्जाम पार। अरे बहुत बढ़िया। देखिए भाई, मध्य प्रदेश के जादूगर, मध्य प्रदेश के किंग अगर कोई एक है तो वो अवनीश सर हैं। मध्य प्रदेश के जादूगर है, हजारों की संख्या में बच्चे इनसे जुड़े हैं। रोजाना शाम को 6 बजे एमपी का करंट पढ़ाते हैं, जिसमें हजारों बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, जिसमें अवनीश सर के पढ़े हुए बच्चे, अवनीश सर से ज्ञान प्राप्त किए हुए बच्चे सिलेक्ट ना हो और उनका एग्जाम ना निकले जिसमें एमपी का प्रश्न आता है। एमपी का करंट हो, एमपी का जीके हो, सभी आपको मात्र कर्मा के ऐप पर 499 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। तो बेटा, इतना सस्ता, इतना शानदार शिक्षक कोई भी नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एकमात्र किंग हैं अवनीश सर। तो इनकी क्लास अगर आप लाइव लेना चाहें तो कर्मा IAS के ऐप को डाउनलोड करें और मात्र 499 में एमपी जीके कवर करें। 6 बजे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को यूट्यूब में रोजाना ये पढ़ा रहे हैं। लगभग इनको 1200 से अधिक क्लास इनकी हो गई है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अवनीश सर की। इसके साथ साथ अगर आप इस बैच को लेते हो तो इसमें इनकी तरफ से रामबाण MCQ भी है, ये फ्री है। रामबाण MCQ, एक रामबाण की पुस्तक भी इनकी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है जो MCQ की है। तो ये मध्य प्रदेश के जादूगर है, मध्य प्रदेश के किंग है, मध्य प्रदेश के बादशाह हैं अवनीश सर। आप इनकी क्लास बिल्कुल बहुत कम प्राइस में, मात्र 500 रुपए में ले सकते हैं। 499, 500 भी नहीं, 499 में। और कुछ ही दिनों में इन सब के रेट बढ़ जाएंगे, फिर बाद में नहीं बोलना। बाद में कई बच्चे बोलते हैं कि आप रेट बढ़ा दिया आपने, हमको तो लग रहा था कि कम होगा, और हम मतलब समझ रहे ना कि अब तो इतना महंगा हो गया है। तो ये सभी कोर्स आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश MPPSC के लिए भी ये रामबाण बैच और ये मध्य प्रदेश का MP Pro Max बैच बहुत महत्वपूर्ण है। 40 लगभग 40 क्वेश्चन MPPSC में MPGK के आते हैं। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि अवनीश सर मध्य प्रदेश के एकमात्र किंग है। अवनीश सर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का समान ज्ञान पढ़ाते हैं, बहुत ही सहज रूप से आपको एक एक फैक्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं और सहज रूप से आपको एकदम सामान्य तरीके से फैक्ट याद हो जाता है। तो अवनीश सर की इस बैच को आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस है। बाद में प्राइस बढ़ जाएगा तो बच्चे ये मत कहना कि आप लोग बताते नहीं थे। ठीक, अगला प्रश्न, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के
के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता। बात तो बड़ी जटिल भाषा में लिखी, लेकिन ये कथन सही है कि इसमें संविधान में है कि अध्यक्ष का कार्यकाल, तो अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है और लोकसभा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद होने वाली पहली बैठक तक, जिसे हम समान रूप से एक बैठक होती है जिसे हम पंगु सत्र के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि एकदम कभी प्रश्न आ गया कि लोकसभा के कार्यकाल तक नहीं, लोकसभा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद वाली पहली बैठक तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही, रिक्त नहीं करेगा। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देगा। सबसे पहले तो संविधान में ऐसा त्यागपत्र देने का प्रावधान है ही नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि लोकसभा के अध्यक्ष पर दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन संविधान में, ब्रिटेन में है ये बात, ब्रिटेन में है कि अगर कोई स्पीकर बन गया है तो वो अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है। भारत में ऐसा नहीं है, तो ये कथन तो गलत हो गया। तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, सही है। किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन, बिल्कुल सही, 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है और 50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। 50 सदस्य, ध्यान रख लेना, ऐड कर लेना, 50 सदस्यों के अनुमोदन से, 50 सदस्यों के अनुमोदन से ऐसा संकल्प को पारित किया जाएगा। और तत्कालीन समस्त सदस्यों के, तत्कालीन बहुमत में रिक्त सीटें काउंट नहीं होती हैं, तो ये लाइन सही है, पहला और तीसरा सही है, सी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, पहला और तीसरा सही है भाई, दूसरा गलत है। अब दूसरा जहां जहां हटा दो, ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में तो है ही नहीं ऐसा कोई प्रावधान। अब अगर अपने मन से इस्तीफा दे दे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो सदन के बाहर अपने दलीय हितों के अनुसार कार्य करता है। सदन के अंदर वो अध्यक्ष पद की गरिमा के अनुसार कार्य करता है, लेकिन सदन के बाहर वो दलीय हितों के अनुसार काम करता है। तो याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा 24वें का सी। चलो, अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। संघ की मंत्रिपरिषद के अनुसार, ये बात गलत है बेटा। ये बात 10वीं अनुसूची का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष अथवा सभापति। 10वीं अनुसूची का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष अथवा सभापति। तो यहाँ राष्ट्रपति तो ले ही नहीं रहा निर्णय। अब राष्ट्रपति की बात यहाँ क्यों पूछी गई है वो मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति की बात यहाँ क्यों पूछी गई है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। नहीं है, ठीक। तो दोनों गलत, दोनों गलत, मतलब नहीं है ना, है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। दोनों गलत हो जाएंगे बेटा, क्योंकि राजनीतिक दल का उल्लेख है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। चलो, 25वें का उत्तर हो जाएगा डी। अब इसको समझो, इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझो। राजनीतिक दल का उल्लेख है, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं आपको बताता हूं प्रश्न कहां से आया है। देखो, सबसे पहले समझो, संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक। अब संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। पहला, अनुच्छेद 102। 102 क्या कहता है? निर्हरता। अब निर्हरता कहता है क्या कि अगर वो लाभ का पद धारण कर ले, अगर वो दिवालिया हो जाए, अगर वो विकृचित हो जाए, ठीक, और अगर संसद अन्य कोई अयोग्यता का निर्धारण कर ले, संसद, ठीक,
तो उसके लिए संसद ने बनाया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। बड़ा अच्छे से समझना, 1951। तो अनुच्छेद 103 कहता है, इसको बहुत अच्छे से समझना, अनुच्छेद 103 कहता है कि 102 के तहत कोई निर्णय लिया जा रहा है। अनुच्छेद 103 कह रहा है यदि 102 के तहत कोई निर्णय लिया जा रहा है या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो निर्हरता का विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से लिया जाएगा, निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा और राष्ट्रपति निर्णय मानेगा और न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं है। ठीक, ये बात बड़े अच्छे से याद रखना, ये वो प्रावधान है जहां राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से काम कर रहा है। ठीक है, ये वो प्रावधान है जहां राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से काम कर रहा है, ना कि मंत्रिपरिषद, और इस संबंध में न्यायालय में अपील नहीं। 52वां संविधान संशोधन, थोड़ी सी बात है उसको समझ लो। 52वां संविधान संशोधन है 1985, 10वीं अनुसूची है, दल बदल का निर्णय है। इसका निर्णय लेगा अध्यक्ष अथवा सभापति। इसमें अपील की जा सकती है। अपील की जा सकती है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी बात के संदर्भ में उस प्रश्न को पूछा गया है। अब दूसरी बात वो समझो कि क्या भारत में, भारतीय संविधान में राजनीतिक दल का प्रयोग है? बेटा 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल संविधान 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ध्यान रखना। मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मूल संविधान में राजनीतिक दल का प्रयोग नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, किंतु 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल का प्रयोग किया गया है। दल बदल का निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष अथवा सभापति। ठीक, और भी बहुत सारे प्रावधान है, जैसे मान लो कभी आए तो ध्यान रखना, कितने दिन की बिना सूचना के आधार होने पर अध्यक्ष अथवा सभापति आपकी सदस्यता समाप्त कर देगा? 60 दिन की बिना सूचना वाली के कारण अनुपस्थित होने पर, यह भी प्रश्न है, हाल में चर्चा का विषय बना रहा। अनुपस्थित होने पर सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये बात को ध्यान रखना। ठीक, 60 दिन की बिना सूचना की अनुपस्थिति होने पर सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। चलो ठीक, हाँ इसमें ध्यान रखना कि अगर सत्रवसान है, सत्रवसान हो चुका है, स्थगन है, स्थगन कितने दिन तक? 4 दिन से अगर ज्यादा है तो वो काउंट नहीं होगा। स्थगन की भी है 4 दिन की काउंटिंग, सत्रवसान को काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो ये सब प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने लगभग 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये सभी प्रश्न यूपीएससी के हैं, आप कभी भी इनको देख सकते हैं कि विभिन्न अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, उद्देश्य ये था कि जो हमारी तैयारी है उसे धार दिशा मिले और कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हमारी प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान होती है उन गलतियों से हम बच सकें। अभी ये जो महामैराथन है वो जारी रहेगी, थोड़ा सा 5 लगभग थोड़ी सी देर बाद पुनः इसे कंटिन्यू करेंगे। जो भी 12 घंटे की मैराथन है, जो भी टीचर, जो भी अगले शिक्षक होंगे उनके द्वारा इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एसएससी का बैच भी है। एसएससी का ऑफलाइन बैच है, मात्र 10,000 रुपए में सबसे कम फीस में। कर्मा आईएएस अपनी न्यूनतम फीस और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो एसएससी के लिए भी फाउंडेशन बैच अटेंड कर सकते हैं। बहुत अनुभवी टीम है एसएससी की, जिनके द्वारा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूरा पढ़ाया जाएगा। करीब 10 लोगों की एक टीम है जो एसएससी को लीड कर रही है। ठीक,
तो कर्म आइए से जुड़े रहें और इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।